तो हम सूफी काव्य धारा के बारे में बताने जा रहे हैं और सूफी काव्य धारा में जो रचनाएं हैं उन रचनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो रचना है वो हंसावली। कौन सी रचना है? हंसावली। ठीक है, तो हंसावली के बारे में थोड़ा थोड़ा हम बताते भी चलेंगे और इसी समय नोट करते चलिए आप लोग, क्योंकि होता क्या है कि एक बार लेक्चर दिया जाए, एक बार नोट कराया जाए तो समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, हंसावली आप लोग रीडिंग डालेंगे और हम बताते भी चलेंगे, आप लोग नोट सुनते चलिएगा, साथ में नोट करते चलिए। ठीक है, हंसावली जो रचना है इसके रचनाकार असाइद जी है। कौन है रचनाकार? याद भी करते चलिए, असाइद। ठीक है, असाइद जी है और ये रचना जो है वो ऐसी रचना है जिसको डॉक्टर नगेंद्र जी ने हिंदी सूफी काव्य की पहली रचना माना है। किसने माना है पहली रचना? डॉक्टर नगेंद्र जी ने। ठीक है, तो ये हंसावली रचना जो है वो आधारित है विक्रम बेताल कथा पर। किस कथा पर? विक्रम बेताल कथा पर। विक्रम बेताल कथा शायद आप लोगों ने सुना होगा कि जो विक्रम जो है विक्रमादित्य जो बेताल को अपने कंधे पे लाद के ले जाते हैं और बेताल उनके कंधे बैठा बैठा प्रश्न पूछता है और उसके बाद जब तक वो प्रश्नों का उत्तर देते जाते तब तक तो सही रहता है, जैसे ही वो जो है प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं या नहीं दे पाते तुरंत बेताल कूद करके कहाँ चला जाता है, पेड़ पे लग जाता है। फिर वही प्रक्रिया होती है। तो विक्रम बेताल कथा पर आधारित है और नायिका जो है इसकी हंसावली है। ठीक है, नायिका प्रधान रचना है। अक्सर आप देखेंगे जितने भी सूफी रचनाएं हैं सारी रचनाओं के नाम वो नायिकाओं के नाम पे, चाहे सत्यवती कथा हो, चाहे पद्मावत हो, चाहे हंसावली हो। ठीक है, तो ज़्यादातर रचनाएं जो है वो नायिकाओं के नाम पे रखे गए, नायिका प्रधान रचनाएं हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उन नायिकाओं को ही परमात्मा माना गया है। सूफी दर्शन में नायिका को परमात्मा माना गया है और नायक जो होता है वो आत्मा है और वो आत्मा परमात्मा को पाने के लिए अर्थात नायक नायिका को पाने के लिए प्रयासरत रहता है और जब प्रयास उसका सफल होता है तो फिर वही अवस्था हाल की अवस्था हो जाती है ना। वो सब सारी चीज़ें हमने बहुत 2 दिन तक उसके बारे में बताया। तो हंसावली की नायिका जो है वो हंसावली है और भाषा इसकी राजस्थानी है। तो नोट करते चलिए साथ में, भाषा राजस्थानी। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे हिंदी सूफी परंपरा की पहली रचना माना है। हिंदी सूफी परंपरा की पहली रचना माना है और आधार इसका क्या है? विक्रम बेताल कथा। विक्रम बेताल कथा पर आधारित है। रचनाकार कौन है? असाइद। 4-5 प्रश्न बनेगा, इससे बहुत ज़्यादा बनेगा। तो पहला प्रश्न आपका ये बन सकता है कि हंसावली की लेखक कौन है, हंसावली की रचयिता कौन है? तो असाइद है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं ना। हंसावली की कहानी किस पर आधारित है? विक्रम बेताल कथा पर आधारित है। फिर अगला प्रश्न आपका बनेगा कि किसने जो है हंसावली को पहली सूफी रचना माना है? डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, और बहुत करेगा, एक आध क्वेश्चन और बनाएगा तो वो कहेगा हंसावली की नायिका कौन है? हंसावली है, उसमें कोई दो राय है नहीं। हंसावली किस तरह की रचना है? सूफी रचना है, राइट। हाँ, अगली रचना है चंदायन। ये 1379 ईस्वी की रचना है। ठीक है, और इसके रचनाकार है मुल्ला दाऊद जी इसके रचनाकार हैं। और इस रचना को जैसा कि आप लोग जानते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी सूफी परंपरा की पहली रचना मानते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसका एक अन्य नाम लोर कथा या लोर कहा है। ठीक है, लोर कथा या लोर कहा है। ठीक है, देखिए नायक इसका है लोर या लोरिक और नायिका जो है चंदा है। और ये नायक और नायिका के प्रथम मिलन का प्रेमजन्य कथा है। पहली मुलाकात में उनको प्रेम हो जाता है और वही कहानी है। और इसके तहत जो और प्रश्न बनेंगे इतना पहले नोट करिए, फिर उसको आगे बताते हैं कि लोर कथा जो है इसको कहा है किसने? माता प्रसाद गुप्त ने। किसने कहा है? माता प्रसाद गुप्त के अनुसार माता प्रसाद गुप्त के अनुसार इस रचना को जो है लोर कथा या लोर कहा जाता है। और इसका आधार जो है वो स्वयंभू का पौल चरिव है। ठीक है, आधार इसका क्या है? जैसे उसका बैकग्राउंड जो है वो था आपका विक्रम बेताल, इसका आधार जो है स्वयंभू, जैसे कौन का लिया था? स्वयंभू का पौल चरिव है। इसका आधार स्वयंभू का पौल चरिव है। ठीक है, परमेश्वरी लाल गुप्त ने
इसे चंदायन कहा था। परमेश्वरी लाल गुप्त ने इसे चंदायन कहा, चंदायन कहा था, ठीक है। और माता प्रसाद जी ने क्या कहा था, वो लोर कहा, ठीक है। इतनी पॉइंट बनेगा। देखिए हम प्रश्न इसका नोट करते चलिए जल्दी जल्दी, और इसका प्रश्न भी आपको यही क्लियर करा देते हैं कितने प्रश्न बनेंगे इस पर। आपने नोट कर लिया संतोष जी, नोट करते चलिए। देखिए एक बार लिखना कम से कम 5 बार पढ़ने के बराबर है, इसलिए लिखने में आलस नहीं, भले आपको आता रहे, कोई स्टूडेंट भले ये सब जानता हो, आता हो, लेकिन लिखने में आलस नहीं करना चाहिए जी। परमेश्वरी लाल गुप्त, ठीक है, परमेश्वरी लाल गुप्त जी इसके वो हैं। आगे चले। अब देखिए प्रश्न इसमें क्या क्या बनना है। पहला जो प्रश्न बनेगा वो चंदायन के लेखक कौन है, रचनाकार। लेखक नहीं कहेंगे, एक्चुअली ये क्या है, ये काव्य है, तो काव्यों के रचनाकार होते हैं, रचयिता होते हैं, और गद्य के लेखक होते हैं। तो जो आप लोग वो लिखते हैं संदर्भ प्रसंग, तो जिनको नहीं जानकारी रहती वो पता लगा काव्य में भी लेखक डाल देते हैं, तो वो नंबर तो ऐसे आधा नंबर का कर जाता है कि जब पता चल जाता है कि इनको ये नहीं पता कि लेखक है क्या, तो वो सब चीज़ें बहुत मामूली चीज़ें हैं, शुरुआती चीज़ें, बेसिक चीज़ें। तो देखिए चंदायन जो है वो 1379 ईस्वी में रचा गया है, और चंदायन के रचनाकार जो है मुल्ला दाऊद जी है। एक प्रश्न ये बन गया, नेट में डेट पूछ लेगा, क्रम मिलाने दे दिया, हंसावली का, चंदायन का, पद्मावत का, और इंद्रावती दे दिया, ठीक है। हालांकि हमने क्रम से बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो जैसे आपको नहीं पता है, डेट नहीं पता है, तो आप क्रम गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये इसको लोर कहा या लोर कथा कहा जाता है, और माता प्रसाद गुप्त ने लोर कथा या लोर कहा, और परमेश्वरी लाल गुप्त ने, दोनों गुप्त हैं, इन्होंने जो है इसको क्या कहा, चंदायन कहा, ठीक। और इस रचना को, पहली रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने माना है, और उन्होंने, राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक एक ग्रंथ लिखा था, वही उनकी पीएचडी की थीसिस थी। हालांकि उसके पहले भी एक आध दो उनकी प्रकाशित हो चुके थे, लेकिन उनकी जो पीएचडी की थीसिस थी वो वही थी। और कुछ लोगों की पीएचडी की थीसिस इतनी फेमस हो जाती है कि वो उसी के रूप में जाने जाते हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत से पीएचडी किया होता है। जैसे आप देखते हैं सिद्ध साहित्य पे पीएचडी डॉक्टर धर्मवीर भारती का था, सिद्ध साहित्य किए थे, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ लोगों का बड़ा फेमस हो जाता है उनका शोध, क्योंकि शोध के लिए जितना समय मिलता है 5 साल का, उतना फिर और कोई ग्रंथ लिखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए शोध को ऐसा लिखिए कि वो प्रसिद्धि का आधार बन जाए। फिलहाल इसमें जो एक प्रश्न और बनेगा, इसका आधार क्या है, तो स्वयंभू का परम चरयू है, और इसकी नायक, इसका नायक कौन है, तो नायक जो है वो लोरिक है, और नायिका जो है चंदा है, और नायक नायिका के प्रेम कहानियाँ हैं। और एक खास बात है कि इसमें कारवक शैली है, कारवक शैली, मसलबी शैली नहीं है, शैली का प्रयोग, ठीक है, कारवक शैली है, ठीक है। कारवक शैली क्या होता है, कारवक शैली का मतलब ये होता है 5 अर्धलियों के बाद, ठीक है, 5 अर्धलियों के बाद एक दोहा होता है, यानी 5, चाहे चौपाई हो या कुछ भी हो, यानी 5 लगातार रहेंगे और जस्ट उसके बाद एक दोहा होता है। तो कहिए तो यहाँ लिखते हैं कारवक शैली में, इसमें 5 अर्धलियों के बाद एक दोहा होता है। एक प्रश्न यहाँ और बन सकता है, वो ये बन सकता है कि जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना उपन्यास पुनर्नवा ये चंदायन के आधार पर लिखा है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना उपन्यास पुनर्नवा चंदायन के आधार पर लिखा है, यानी उससे कुछ कंटेंट, उससे कुछ वो ग्रहण किए हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपका जो है मेरे ख्याल से चंदायन से जो जी दिख नहीं रहा, बंद हो जाए। इस तरीके से आप देखेंगे चंदायन से जो है कई प्रश्न आपके बन रहे हैं, ठीक है। चंदायन से कई प्रश्न बन रहे हैं, जिसमें आपका जो प्रश्न बन रहा है, प्रश्न को भी रटाने का, याद कराने का प्रयास क्लास में करता हूँ। कर सकते हैं आप खुले माइंड से अगर बैठे हो तो, दिल और दिमाग की नहीं हो तो आधी चीज़ें यही याद हो जाएगी। चंदायन 1379 ईस्वी, मुल्ला दाऊद, राम कुमार वर्मा हिंदी सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना मानते हैं। इसका नाम लोर कथा है, और लोर कहा या लोर कथा माता प्रसाद गुप्त ने कहा है, जिसका नायक लोरिक है और नायिका चंदा है। लोरिक और चंदा के प्रथम मिलन के प्रेमजन्य कहानी का वर्णन है। जैसा कि मैंने कहा, इसमें कथानक रूढ़ियाँ होती हैं, ठीक है। तो कथानक रूढ़ी कोई कहानी होगी तो पहली बार मुलाकात हुआ होगा,
ठीक है, कुछ घटनाएं हुई होंगी और फिर वो कहानी आगे बढ़ी होगी। आधार इसका स्वयं का पौन चली हुआ है। परमेश्वरी लाल गुप्त ने चंदायन कहा था। कर्वक शैली का प्रयोग किया गया है और कर्वक शैली में 5 अर्दलियों के बाद एक दोहा होता है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना उपन्यास पुनर्नवा चंदायन के आधार पर लिखा है। अब अगर आपके सामने ये रचना आ जाए चंदायन, देखिए पढ़ाई इस तरीके से होती है, चंदायन रचना आ जाए तो आपके दिमाग में इतना पॉइंट घूम जाना चाहिए, तब आप असली स्टूडेंट है, असली जो है वो कह सकते हैं देहाती भाषा में कहा पढ़वैया है, ठीक है, असली कंपटीटर है। नहीं तो क्या होता है, जैसे जैसे कोचिंग आने का फ़ायदा और ना आने का फ़ायदा मैंने बता दे रहा हूँ 2 मिनट क्या 1 मिनट में, कि जैसे आप कोचिंग नहीं आ रहे हैं, आपने कोई किताब ले लिया, कोई गाइड ले लिया, सरस्वती पांडे, पुनीत कुमार राय, कोई भी आप, या मैं अपना ही नोट से उठा के आपको दे दूँ, भैया जिराक्स करा लो, ले जाओ पढ़ डालो, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि हो जाएगा। आप अगर यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे थे, बीए में पढ़ रहे थे, अगर आपने कायदेस क्लास किया होगा, पढ़ा होगा, सारी चीज़ें होंगी, तब तो आपका सिलेक्शन नोट्स पढ़ के, गाइड पढ़ के हो सकता है। और नहीं तो अगर आप सीरीज पढ़ के पास हुए होंगे, जैसा कि आजकल होता है कि 10 दिन पहले 15 दिन पहले सीरीज की सीट टूटती है और उसके बाद जो है पढ़ देते और 60% नंबर आ जाता है। अगर उस प्रक्रिया के तहत पढ़ के आए होंगे तो मैं नोट से क्या कुछ भी दे दूँ तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, आपकी समझ नहीं रहेगी। तो गुरु के पास जाते हैं तब फिर क्या होता है, आँखें खुलती है और चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से देखने का प्रॉस्पेक्ट या दृष्टिकोण, एटीट्यूड डेवलप होता है। अब जैसे मैं चंदायन बोल दिया तो आपने चंदायन को अभी तक यही रटा होगा, मुल्ला दाऊद की रचना है और जो है पहला सूफी काव्य है। लेकिन और सारे फैक्ट, बहुत होगा लोरी और चंदा याद होंगे, लोर कहा, लेकिन और जो 3-4 फैक्ट है वो नहीं पता रहे होंगे, वो मैं सर्च करके ला रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, उस क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ, आपको नोट करा रहा हूँ, फिर आप पढ़ रहे हैं। तो अगर कॉमन क्वेश्चन बना दिया कि चंदायन का नायक कौन है, तो लोरी चंदा, जो नहीं एकदम नहीं पढ़ा होगा, ऐसे ही बस थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, वो क्वेश्चन वो भी सही कर ले जाएगा। लेकिन अगर पूछ लिया कि लोर कहा किसने कहा, ठीक है, या चंदायन किसने कहा, ठीक है, या किसने जो है हिंदी का प्रथम सूफी काव्य माना है, या किस शैली का प्रयोग हुआ है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ वही स्टूडेंट सक्सेस हो पाएगा जिसने क्लास किया है, जिसने चीज़ों को पढ़ा है। भले ही नोट्स में लिखा रहेगा, लेकिन शायद आपको उस पर नजर नहीं जाएगा, क्योंकि व्यक्ति की आदत होती है, जो चीज़ उसको सहज रूप से आ जाता है वही वो बार बार पढ़ता है, जो कठिन लगता है उसको टालते रहता है ना। जैसे होता नहीं कि हम लोग पढ़ रहे थे, अगर मैथ नहीं आता था तो मैथ में लगाने से घबराते थे, संस्कृत जिसको नहीं आता तो संस्कृत छूबा नहीं करता, जो विषय आता था उसी को। तो वैसे होता है, जब आप स्वतः तैयारी करते हैं तो आपको जो आ रहा वही रट लेते हैं। अगर उसी में से आ गया, आपके राडार में क्वेश्चन फंस गया, तो आप जैसे आराम पार हो गए, और नहीं तो फिर क्या होता है, थोड़ा सा भी पेपर घुमा दिया तो अटक जाते हैं, और अधिकांश लोग अटक ही जाते हैं, ठीक है। कारण उसका होता है कि भाई आप परीक्षा का नेचर जो है वो बदल रहा है समय के हिसाब से। अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, आप पुराने हो जाएंगे। और पुराने लोगों का वैसे भी कोई कुछ अंतर नहीं है किसी भी चीज़ में, चाहे हमारे घर की पुरानियाँ हों, चाहे किसी चीज़ की पुरानियाँ हों, तो पुरानों का जो है ज़माना ख़त्म हो जाता है, नए के आगे, चाहे कपड़े का फैशन हो, कुछ भी हो। तो इसलिए अब हम टीचर्स हैं, हमको भी अपडेट करना है, ठीक है। अगर हम नहीं अपडेट करेंगे तो हमारा खुद का चयन नहीं होगा, और दूसरी चीज़ जो है आपके चयन भी नहीं करा पाएंगे। उसका कारण है कि नई चीज़ हम नहीं गेन कर पाएंगे, और प्रश्न परीक्षा के हिसाब से हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हमारी वर्जिन पुरानी हो जाएगी, मोबाइल की तरह फिर हैंग मारने लगेगा। तो इसीलिए समय समय जैसे मोबाइल अपडेट करना होता है वैसे। तो इसलिए मैं कहूँगा चंदायन अगर आपने लिखा तो 4 लाइन छोड़ दीजिए, तब अगली रचना लिखिए, ताकि कुछ चीज़ें आपको और मिले तो आप उसको नोट कर सके। बार बार नोट्स नहीं बनती है ज़िंदगी में, एक बार कायदे से नोट्स बना लिए तो जीवन भर उसी को पलटते रहिए, एग्जाम देते रहिए, एग्जाम निकलता रहिए, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार मिलता नहीं है। चलिए फिलहाल चंदायन के बाद अगली रचना है लखन सेन पद्मावत, लखन सेन पद्मावती कथा। नोट करते चलिए, समझते चलिए। लखन सेन पद्मावती कथा 1559 ईस्वी, ठीक है, 1459 ईस्वी, 1459 ईस्वी। लखन सेन पद्मावत 1459 ईस्वी, और इसके राइटर हैं दामोदर कवि। कौन इसके लेखक? दामोदर कवि। संतोष जी लिख नहीं रहे हैं आप, हमने कह दिया कि 4 बार पढ़ना 1 बार लिखने के बराबर है। हाथ में दिक्कत है, कोई बात नहीं। लखन सेन पद्मावत कथा, लखन सेन पद्मावत, कहीं कहीं पद्मावती लिखा रहता है, तो पद्मावत पद्मावती दोनों जानिएगा। दामोदर कवि। देखिए लक्ष्मण शब्द जो है, लक्ष्मण शब्द तत्सम है, और उसी का तद्भव क्या हो जाता है, लखन ना। तो इसका जो नायक है वो लक्ष्मण सेन है। नायक लक्ष्मण सेन, लिखते चलिए। नायक लक्ष्मण सेन, नायिका पद्मावती। नायक लक्ष्मण सेन, नायिका पद्मावती। शैली दोहा चौपाई, शैली दोहा चौपाई। इससे ज़्यादा इससे कुछ नहीं पूछेगा। भाषा लिखना चाहे तो राजस्थानी। शैली दोहा चौपाई, भाषा राजस्थानी, ठीक है। तो लखन सेन पद्मावती कथा, इसके रचनाकार कौन है?
दामोदर शर्मा, या दामोदर कवि, दामोदर शर्मा नहीं, ठीक है, दामोदर कवि, दामोदर शर्मा दूसरे थे, उक्त व्यक्ति प्रकरण के थे, ठीक है। अगली रचना है सत्यवती कथा। सत्यवती कथा 1501 ईस्वी, 1501 ईस्वी। रचनाकार इसके ईश्वर दास जी है। सत्यवती कथा के रचनाकार कौन है? ईश्वर दास जी हैं। और हमने बताया भी है कि इस रचना को किसने हिंदी सूफी परंपरा की पहली रचना माना है, राइट, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो नोट कर सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, दिक्कत हो हाथ में इतना लिखिए जो तो बाद में फिर दिक्कत करेगा ना, पता लगा आ जाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सोचते रहिए दिमाग के सॉफ्टवेयर में, नोट करते रहिए, डिवाइड होता रहेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे प्रथम सूफी काव्य कहा, इसे प्रथम सूफी काव्य कहा। नायक ऋतुपर्ण, नायक इसका है राजकुमार ऋतुपर्ण, और नायिका कौन हो सकती है, क्योंकि टाइटल है इसका रचना का, नायिका सत्यवती। नायक ऋतुपर्ण और नायिका सत्यवती, इन्हीं दोनों की प्रेम कहानी है। भाषा अवधि है, शैली दोहा चौपाई, भाषा अवधि है, शैली दोहा चौपाई। एक कथन इसमें का पूछा जा सकता है, पंक्ति लिख लीजिए। भादो मास, पंक्ति है, भादो मास पास उजियारा, पास यानी पक्ष ना, भादो मास पास उजियारा, तिथि नवमी और मंगलवारा, तिथि नवमी और मंगलवारा, भादो मास पास उजियारा, तिथि नवमी दिन मंगलवारा, ठीक है। तो मतलब जो कवि है ईश्वर दास जी, वो कहीं ना कहीं संकेत करते हैं कि ये कब लिखा गया है। तो ये भादो मास में लिखा गया है, उजियरिया पक्ष में यानी शुक्ल पक्ष में लिखा गया है, और तिथि क्या थी, नवमी रही होगी, 9 तारीख रही होगी, और क्या बोल रहे हैं, दिन मंगलवार रहा होगा। सन का जिक्र नहीं किया है ना, जैसे वहाँ पद्मावत में जो है सन 927 आहा न, यही कथा बैल कभी कहा, तो वहाँ सन का जिक्र कर देता है, लेकिन वो सन कौन सा सन है, हिजरी संवत, क्योंकि वो लोग क्या थे, मुसलमान थे, मुस्लिम कवि है, तो उनका हिजरी संवत चलता है। हिजरी संवत 500-600 साल लगभग इससे पीछे चलता है। जैसे आप देखते हैं पद्मावत 1540 है और 927 है हिजरी में, तो करीब 500-550 साल जो भी निकालिएंगे वही लगभग आएगा 600 साल के आसपास। तो कहने का मतलब है, बाकी विक्रमी संवत और ये वाला आप जान ही रहे हैं कि 57 साल का अंतर होता है ना, जब विक्रमी संवत होता है वो ईस्वी से 57 साल आगे चलता है। चलिए फिलहाल तो ये आपने रचना देखा, 2 रचनाएं देखा। उसके बाद चंद्रायन के बाद एक लखन सेन पद्मावती कथा, जिसके कवि है दामोदर, ठीक। नायक कौन है, याद करते चलिए, हाँ, लक्ष्मण सेन, लखन का ही लक्ष्मण हो जाता है, लक्ष्मण सेन, और नायिका कौन है, पद्मावती। इन्हीं की प्रेम कथा है, दोहा चौपाई छंद में है। अगली रचना जो है वो सत्यवती कथा है। तो सत्यवती कथा में 2-3 बातें याद रखनी है। पहली बात तो डेट उसका पूछ सकता है, 1501 ईस्वी, और किसने पहली रचना माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहली सूफी रचना माना। खूब कंफ्यूज करता है, किसको हजारी ने माना, किसको शुक्ल ने माना, किसको रामकुमार वर्मा ने माना, किसको नगेंद्र ने माना, ऐसे दे देता है एक रचना, 4 विकल्प दे दिया, और अगर ढंग से नहीं पढ़ा गया है तो क्या होता है, कंफ्यूज होके वो गलत ही लोग करके चले आते हैं, ठीक है, मध्यभ्रम हो जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर रखिएगा, सत्यवती, और डेट भी कंफर्म रखिएगा। मिलान करने के लिए भी दे देगा, राइटरों का मिलान करने के लिए कुछ 3-4 तरीके से बनाता है। राइटरों का मिलान करने के लिए नेट में दे सकता है, पीजीटी में भी दे सकता है, पीजीटी में देगा तो एलटी में जरूर देगा, क्योंकि एलटी लोक सेवा आयोग बनाता है, और लोक सेवा आयोग का नेचर है, सबका अपना नेचर होता है ना, लोक सेवा आयोग का नेचर है, क्योंकि वो पीसीएस का पेपर बनाता है, तो वो टैली कराने वाला देता है ना। तो जाने रहिएगा, डेट भी जाने रहिएगा, डेट भी मिलान करने के लिए दे सकता है। तो सत्यवती कथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको पहली रचना माना, और इसके रचनाकार ईश्वर दास। ईश्वर को सत्यवती से जोड़ देंगे तो मामला गड़बड़ नहीं होगा। और इसकी नायिका कौन है, सत्यवती। नायक कौन है, राजकुमार ऋतुपर्ण, और दोनों के प्रथम मिलन की प्रेमजन्य कथा है, ठीक है। फर्स्ट मुलाकात में जो है दोनों के अंदर जो प्रेम भावनाएं जगती है, उसकी कहानी बड़े ही बेहतरीन तरीके से सत्यवती कथा में कही गई है। और एक पंक्ति हमने बताई दिया, वो पंक्ति हो सकता है जैसे नूर मोहम्मद के अनुराग बांसुरी से पूछ लिया था, हिंदू मत पे पाँव न रखियो, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके कहीं कहीं जो फेमस पंक्तियाँ उसको नोट करा देंगे, ताकि पेपर अगर टफ बनाए तो आपका काम हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम पिछले साल के हिसाब से ही बनाते हैं, हम आगामी परीक्षाओं को भी ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, और मेरा फोकस ज़्यादा आगामी पे ही रहता है। पिछला वाला सवाल पेपर हल कराऊंगा ही कराऊंगा, फिर आगामी को भी ध्यान में रखता हूँ, जैसे ताकि आप लोगों का। तो आगे जो है सत्यवती कथा के बाद अगला है मृगावत, मृगावत या मृगावती।
मृगावत या मृगावती 1503 ईस्वी, मृगावत या मृगावती 1503 ईस्वी। रचनाकार इसके हैं, रचनाकार इसके जो है वो कुतुबन है। कौन है मृगावत के रचनाकार? कुतुबन। नोट करते चलिए, कुतुबन। और इस रचना को पहला सूफी काव्य किसने कहा? हाँ, तो पॉइंट नोट कर लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावत को, अब तो लोग यूट्यूब पे देखेंगे उनको लगेगा सब बड़े धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ना, तो उनको उबन होगी, लेकिन उबन नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि चीज़ें आराम से आप पढ़िए, उसको नोट भी करना चाहिए तो नोट कर सकते हैं। तो मृगावत के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सूफी रचना माना है। ठीक। नायक चंदनपुर के राजकुमार गणपति देव, नायक चंदनपुर के राजकुमार गणपति देव। आप लोग थोड़ा सा स्पीड में अगर लिखें तो ये लेक्चर के रूप में भी हो जाए और वो यूट्यूब के लिए भी कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है। चंदनपुर के राजकुमार गणपति देव। और नायिका कौन सी होगी? कंचनपुर की राजकुमारी मृगावती। पूछ सकता है कहाँ की है, तो इसीलिए डला दे रहे हैं। कंचनपुर की राजकुमारी, तो चंदनपुर का है या कंचनपुर की है? ठीक है, हाँ, चंदनपुर की राजकुमारी मृगावती। तो गणपति देव और मृगावती की प्रेम कहानी है। ठीक है। एक पॉइंट और आप कर सकते हैं कि ये जो कुतुबन थे, एक्चुअली ये जौनपुर के शासक जो है बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। तो पूछा जा सकता है, तो बना सकता है, तो लिख लीजिए कुतुबन जौनपुर के शासक बादशाह हुसैन के आश्रित कवि थे। देखिए यहीं से आश्रित कवियों की परंपरा थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती है, रीतिकाल में चरम पहुंच जाती है। जौनपुर के शासक बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। भाषा अवधि, शैली दोहा चौपाई, एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं। इसमें नायक की मृत्यु उल्टा होता है, इसमें नायक की मृत्यु होती है। इसमें नायक की मृत्यु और नायिका का सती होना दिखाया गया है। नायक की मृत्यु तथा नायिका का सती होना दिखाया गया है। ठीक। अगली रचना कौन सी है? माधवानल कामकंदला। नेक्स्ट रचना है माधवानल कामकंदला। और माधवानल कामकंदला जो है वो 1527 ईस्वी में गणपति के द्वारा लिखा गया। लिखिए रचना का नाम माधवानल कामकंदला। जी हाँ, ये चौपाई है। माधवानंद कामकंदला चौपाई, मुसल्लाब या कल्लोल, हाँ, इसी नाम की जो 3 लोगों ने रचना किया है, तो वो अलग अलग करा देंगे। ये जो माधवानंद कामकंदला है, ठीक है, ये 1527 ईस्वी, इसके लेखक है गणपति। नायक राजा माधव, नायक इसका राजा माधव। नायिका इसकी है नृत्यांगना कामकंदला। नायिका जो है नृत्यांगना कामकंदला है। कामकंदला नाम की नृत्यांगना है, वो इसमें जो है नायिका है, नृत्यांगना कामकंदला। ठीक है। एक्चुअली ये कामकंदला जो है एक नर्तकी रहती है। ठीक है। नर्तकी का मतलब नृत्य करने वाली होती है। और ये जो राजा माधव होता है जो है, उससे क्या होता है, इम्प्रेस हो जाता है, प्रभावित हो जाता है और उससे प्रेम करने लगता है। जी क्या? गणपति जी, गणपति, उसमें गणपति नायक था, इसमें गणपति लेखक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। वहाँ गणपति देव था। तो आगे चले। अब जो देखिए कुछ रचनाएं और हैं, उनके राइटर पूछे जाते हैं, तो मैं चूंकि रचनाओं का क्रम भी लिखा रहा हूँ, तो नेट के हिसाब से थोड़ा सा एक बार रचनाओं का नाम, डेट और प्लस उसको नोट करा देता हूँ। फिर वो मुझे जो डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है, जिसको वो पद्मावत है। ठीक है। फिर मैं पद्मावत पे आता हूँ। एक क्रम के लिए एक बार लिख लीजिए पद्मावत। अगला लिखिए पद्मावत 1540, बस यहाँ राइटर्स का नाम लिखना है। पद्मावत 1540, जायसी। लेखक कौन है? जायसी। पद्मावत 1540, जायसी। अगली रचना है मधुमालती। 1545, मंझन। यहाँ पर कितने पूछता है? मधुमालती, मंझन। अगली रचना है रूपमंजरी 1568, रूपमंजरी 1568, नंददास, वही नंददास, बत्ती का वाले नंददास जो कृष्ण का विधारा के थे। ठीक है। अगला है माधवानल। अगली रचना है माधवानल कामकंदला। ये 1584 ईस्वी का है। माधवानल कामकंदला
ये आलम का है। और अगर ऐसे करके पूछेगा सबको नहीं पूछेगा, सबका नहीं देगा। माधवानंद कामकंदला आलम। अगली रचना है छिताई वार्ता, 1584 लिख लिया ना माधवानंद कामकंदला आलम, 1584 आलम। अगला है छिताई वार्ता 1590, डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है छिताई वार्ता लेखक कौन है। छिताई वार्ता 1590 नारायण दास, छिताई वार्ता 1590 नारायण दास। और अगली रचना है चित्रावली 1613 उस्मान, चित्रावली 1613 उस्मान। और अगली रचना है ज्ञानदीप, ज्ञानदीप 1619 शेख नबी। अलग अलग किताबों में थोड़ा सा डेट का फर्क हो सकता है, लेकिन नियर अबाउट वही है। 1619 शेख नबी इसके लेखक है। हाँ, ज्ञानदीप, ज्ञानदीप के लेखक 1619 में लिखा गया है। कौन है? शेख नबी। ठीक है। उसके बाद अगली रचना है हंस जवाहिर 1736, हंस जवाहिर 1736। इसके रचनाकार है कासिम शाह, हंस जवाहिर 1736 कासिम शाह। अगली रचना है इंद्रावती 1744, इंद्रावती 1744 नूर मोहम्मद, इंद्रावती 1744 नूर मोहम्मद। फिर अगली रचना है अनुराग बांसुरी, जस्ट 20 साल के बाद 1764, अनुराग बांसुरी 1764। इसके भी नूर मोहम्मद जी है 1764। इस रचना को भी हम पद्मावत के बाद जो है इस रचना से चूंकि क्वेश्चन बनता है अंदर से, तो उसको हम पूरी तरह डिस्कस कर देंगे। अभी तो क्रम के लिए हमने यहाँ दिखा दिया। अगली रचना है यूसुफ जुलेखा, यूसुफ जुलेखा 1790 शेख निसार, यूसुफ जुलेखा, यूसुफ जुलेखा। मैं कई बार बोल दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। यूसुफ जुलेखा 1790 शेख निसार। और अगली रचना है प्रेम दर्पण, प्रेम दर्पण 1847, 1847। कई रीतिकाल में है, लेकिन ये कवि जो है ये उसी काल के हैं, इसलिए प्रेम दर्पण नसीर नाम के व्यक्ति है। क्या नाम है? नसीर, नसीर। क्या नाम है? नसीर। ठीक है 1800 कितना बोले जी? 1847 नसीर। ठीक है। तो अब हम पद्मावत पे चर्चा करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में।